जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पहली बात तो है कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती हैं साहब। सबसे पहली बात, अर्थात रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर आम जनता के हाथ में शासन सौंपना, उसके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें क्या कहा गया है? उन्हें पंचायती राज करके कहा गया है। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण के मॉडल पर आधारित होती हैं, जिसका मतलब यह होता है कि सत्ता की जो शक्तियां हैं वह समाज के निचले वर्गों तक पहुंचे, रूट लेवल तक पहुंचे, उसके लिए इसकी स्थापना की गई है। भारत में इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी, अदर स्टेट्स पीसीएस वगैरह के, उन सभी पर इन पर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो इसका एक पूरा बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे, बैक टू करंट। सबसे पहले यदि हम बात करें तो इनके बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है, तो मौर्य काल में भी इंफॉर्मेशन मिलती है तथा बाद के भी कई कालों में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो सबसे खास इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वह चोल काल की कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चोल काल में भी परांतक करके राजा करके कहलाता है, परांतक फर्स्ट। उसके काल में दो अभिलेख हम मिले हैं हमको, उत्तर मेरुर अभिलेख, जो कि 919 और 921 एडी के कहलाते हैं। इन अभिलेखों में तत्कालीन चोल प्रशासन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं, यानी ग्रामीण व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमको इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है। वास्तव में ये है क्या? भारत में सत्ता के दो केंद्र हुआ करते थे संविधान के पश्चात में या आजादी के पश्चात में। एक होता है केंद्रीय स्तर पर सरकार होता है, जबकि दूसरा होता है राज्य की सरकार है। राज्य सरकार जिन्हें आप राज्य की विधानसभा भी कहते हैं, विधानमंडल इत्यादि वगैरह भी कहते हैं। देश में कानून बनाने के लिए संस्थाएं हैं। केंद्रीय वाली जो संस्था संसद हमारी, वह पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जबकि राज्य वाली जो केवल राज्य के लिए बनाती है। तो सत्ता के दो केंद्र थे, तब भी प्रतिनिधित्व जो समाज का निचला वर्ग था, ग्रामीण क्षेत्र था, उसका नहीं हुआ करता था। ऐसी संकल्पना की जाती है, एक अच्छा प्रशासन यह कहलाता है कि सत्ता जो हो, शक्ति जो हो, वो समाज के निचले वर्गों तक बटी हुई। इस चीज के लिए ही ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था लेकर आई गई, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं साहब। इस बात को समझिए। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुने, वही उनके लिए नियम कानून विधानों का निर्माण करें, उनके लिए विकासात्मक योजनाओं का निर्माण करें। इसके लिए ही पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन्हें शक्ति प्रदान की गई। ठीक, इस बात को अगर हम देखें, भारत में इसकी शुरुआत हमने कहा कि प्राचीन काल से देखने को मिलती है। इसमें जो खास अपडेट मिलता है वो हमको मिलता है 1872 में। एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसे लॉर्ड मेयो कहा जाता है। उसने इस बात का प्रस्ताव दिया था, हालांकि उसने अर्बन एरियाज के लिए ही दिया था, उसे मेयो का प्रस्ताव कहा जाता है। उसके तहत इसकी शुरुआत हमें एक विधिवत देखने को मिलती है। इसके पहले भी अंग्रेजों के द्वारा भारत में नगर निगम की स्थापना की जा चुकी थी 1600 शताब्दी में, लेकिन वो केवल उन बस्तियों के लिए हुआ करती थी जहां पर केवल अंग्रेज रहते थे, दैट वाज मद्रास। तो वहां की बस्ती मात्र के लिए सबसे पहले बनाया, बाद में और भी जगह मुंबई में बना दिया, कलकत्ता में ही बनाया नगर निगम, बट इसमें भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन नहीं था। 1872 में जो लाया मेयो का प्रस्ताव करके कहलाता है, इसमें पहली बार इस चीज को कहा गया। लेकिन पूर्णतः यह लागू तब भी नहीं होने वाला। यह लागू कब होगा? यह होगा 1881 में। एक बहुत ही फेमस, बहुत ही भारत के चहेता जिसको कहना चाहिए, गवर्नर जनरल आता है। उस बंदे का नाम था लॉर्ड रिपन। ये मतलब उन गवर्नर जनरलों से एक कहलाता है जिसको भारत में अत्यधिक सम्मान और प्रेम मिला, और ये व्यक्ति था भी इस लायक। सच बात तो ये है। और उसके बारे में जितना हम पढ़ेंगे जानेंगे तो हम यही पाएंगे कि वह बहुत ही भेदभाव से परे था, और अपने आप में वह एक वैश्विक नागरिक था, न कि ब्रिटिश नागरिक या ब्रिटिश हितों मात्र को देखने वाला व्यक्ति था। यही वजह है कि उसने मेयो के इसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और यहाँ पर नींव रखी, भारत में नींव रखी इसकी। यही वजह है कि इसको जनक करके कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं का जनक। स्थानीय स्वशासन भारत में दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं पंचायत के लिए। पंचायत का मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा ही शहरी होता है। शहरी में हम देखेंगे नगर निगम होता है, मध्य स्तर पर देखेंगे तो परिषदें होती हैं। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है, पर हम यहाँ पर फिलहाल में फोकस हैं। यही वजह है कि इसने शुरुआत थोड़ी सी अपने हद तक की, और काफी हम देखेंगे इसी का अपडेटेड फॉर्म आज भी हमें देखने को मिलता है। यही वजह है कि लॉर्ड रिपन को हमने क्या कहा है? जनक कहा है स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का। बाद में देश आजाद हो जाता है। आजादी के पश्चात में यह मुद्दा निकल कर आता है कि भारत में सत्ता के तीन केंद्र बने कि दो? तीन, अर्थात पहला केंद्र सरकार, वो तो बननी ही थी, बनी।
एक मजबूत केंद्र। दूसरा था राज्य सरकार, वह भी गठित हुई, अंग्रेजों के काल में ही हुई। तीसरा जो प्रश्न आया वह था लोकल बॉडीज, अर्बन रूरल। इस चीज को लेकर, पंचायतों को लेकर बड़ा मत भिन्नता हमें देखने को मिलेगी। दो वर्ग मिलेंगे हमको यहाँ पर संविधान सभा में या उस दौर में। एक वर्ग होने वाला है जो कि पंचायतों का समर्थन करेगा, और एक वर्ग होने वाला है जो कि पंचायतों का विरोध करने वाले हैं। यदि विरोध करने वालों को देखें हम, जो सबसे फेमस नाम थे उस जमाने के, उन पर बात यदि हम करें, उनमें सबसे पहला नाम मिलता है भारतीय संविधान के जनक शिल्पी, उनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो इसके विरोधी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा जो नाम मिलता है, क्यों विरोधी थे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि पंचायतों जो है भारत के विध्वंस का कारण रही हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था वही हमें देखने को मिलती है, छुआछूत इत्यादि। तो उनका एक दृष्टिकोण फिक्स था इस चीज को लेकर, यही वजह कि हमको उनका एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। दूसरे थे अबुल कलाम, इन्होंने भी काफी विरोध किया। तीसरे होने वाले हैं नेहरू जी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी का दृष्टिकोण जो था शुरुआत में काफी विरोधी था, बाद में लेकिन नेहरू जी का दृष्टिकोण 8-10 साल के बाद में काफी पॉजिटिव हो जाता है और वो समर्थन करने लगते हैं इस चीज का। तो शुरुआत में नेहरू जी विरोधी थे, बाद में वो उसके समर्थक हो जाने वाले हैं। उनके इस कथन से भी आपको जानकारी मिलती है कि वो क्या कहते हैं पंचायतों के बारे में। शुरुआत में कहते हैं पंचायतों में कुछ भी खास ऐसा नहीं है जिसको अपन लागू कर दें। बाद में जबकि हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि भारत जो है एक गरीब है, एक पिछड़ा हुआ देश है। क्यों? क्योंकि भारत के गांव गरीब हैं। भारत विकसित होगा, सक्षम होगा, संपन्न होगा, अमीर होगा तभी होगा जब भारत के गांव सक्षम संपन्न होंगे, और यह तभी संभव है जब हम क्या प्रदान कर दें? पंचायती राज। तो इससे पता चलता है कि उनके विचारों में काफी चेंज आया। हालांकि ये चेंज आने में 8 से 10 साल लग जाने वाले हैं। यानी 1947-48 के नेहरू जी और 1957 के नेहरू जी में इस विचारधारा को लेकर जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। द नेक्स्ट वन, तो विरोध करने वाला ये बड़ा वर्ग था, लेकिन कुछ वर्ग या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि काफी समर्थन कर रहे थे। उनमें दो नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं जो कि कभी नहीं भूलिएगा, जिन्होंने कहा था कि संविधान सभा में संविधान बनने के दौरान में पंचायतों के निर्माण को स्थान दिया जाना चाहिए। उनका नाम थे, फर्स्ट वन इज गांधी, अर्थात गांधी जी राष्ट्रपिता, जबकि दूसरे थे उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ये काफी समर्थक वर्ग हुआ करते थे, जबकि 3 विरोधी। एग्जाम में कभी को क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आएंगे, कौन विरोधी थे? 3 नाम ये होंगे, एक नाम इनमें से पुट कर दिया जाता है, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिए। या सीधा क्वेश्चन हो कौन कौन समर्थक थे, तो ये 2 नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड गांधी जी के बारे में आप थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। ले दे करके मुद्दे की बात ये आने वाली है कि बाद में सभी इस बात का समर्थन करेंगे पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। यही वजह है कि संविधान में हम इस चीज को देखें, अलग अलग जगह प्रावधान किए गए हैं। 3 प्रावधान तो सबसे खास कहलाते हैं जो कि हमको कभी भी नहीं भूलने चाहिए। सबसे पहला तो है प्रस्तावना। सबसे पहला क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। पंचायतों के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की बात कही गई। इसका मतलब है कि पंचायती राज का प्रावधान संविधान की प्रस्तावना में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके भी आर्टिकल 40 में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। भाग 9 स्पेशली उसके लिए ही है साहब जी, ये किया। और फिर इसके बाद में जो एक नया अपडेट आता है, 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत आर्टिकल 243 जो ऑलरेडी दिया हुआ था संविधान में, यानी आर्टिकल 40 और 243 जो दिया हुआ था ऑलरेडी संविधान में, 243 के अंतर्गत 15 उप सेक्शंस, सब सेक्शंस जोड़े गए। यहाँ पर 15 का मतलब यह है कि अंडर सेक्शन A, B, C, तो यानी 1 से लेके 15 अल्फाबेटिकल आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो A से लेके 15 यानी A से लेकर O तक प्रावधान हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो यही है 73वां संविधान संशोधन। ये आया क्या, कैसे और क्या विचारधारा है, तो आपने देखा समर्थक और विरोधी काफी बड़े थे। वैश्विक स्तर पर भी आप समर्थन देखेंगे पंचायती राजों का या पंचायती राज व्यवस्था का, तो हमें देखने को मिलता है, जो कि इसके इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। साहब इस बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक से एक विद्वानों ने अच्छे अच्छे कथन कहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में।
द वेरी फर्स्ट वन इज चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ क्या बोलते हैं? चार्ल्स मेटकाफ बोलते हैं कि भारत के जो गांव हैं वो ना केवल गांव बल्कि छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वो इस बात को कहते हैं साहब। गणराज्य की संज्ञा दी उन्होंने, रिपब्लिक्स की संज्ञा दी हुई है चार्ल्स मेटकाफ ने। इसी तरीके से हम देखें तो एक बंदा है, उसका नाम है डॉकविल, बहुत ही फेमस विद्वान कहलाता है। वो ये कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र में अगर स्थानीय स्वशासन नहीं है ना, पंचायती राज जैसी संस्थाएं नहीं है, तो वह देश तो स्वतंत्र हो सकता है लेकिन उस देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। यह वो कहते हैं, तो बहुत ही फेमस कोटेशन है। ऐसे हम देखते हैं एक लॉर्ड ब्राइस करके बंदा है, उस बंदे का बहुत ही फेमस कोटेशन है कि वह कहता है कि यह लोकतंत्र की पाठशाला है, लोकतंत्र की प्रारंभिक पाठशाला। वो किनको बताते हैं? पंचायती राज को। क्या नाम है बंदे का? उसका नाम है लॉर्ड ब्राइस करके। इसके आगे वो एक कथन और भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की सफलता की अगर गारंटी कहीं हो सकती है, कहीं मिल सकती, तो वो कहां पर है? स्थानीय स्वशासन में, अर्थात पंचायती राज में। इसका मतलब है कि ये तीनों शब्द एक ही हैं। पंचायती राज कह लो, चाहे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कह लो, चाहे सत्ता के विकेंद्रीकरण की संस्थाएं कह लो, यह एक ही बात है। कई बार इसको घुमा फिरा कर भी क्वेश्चन आपको मिलता है और वर्ड्स मिलते हैं। बोले तृणमूल लोकतंत्र की संस्था, ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस किसको कहा गया है? पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन को। तो तृणमूल, घास के तिनके यानी बिल्कुल जड़, निचला हिस्सा, जमीन से जुड़े रहने वाली बात। तो बोले उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी है? तो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। कई लोगों ने बाद में इस चीज को लेकर अनेक प्रकार की विचारधाराएं दी, जैसे मैंने अम्बेडकर जी का बताया आपको, उस जमाने में भी उन्होंने क्या कहा, विध्वंस वाली बात उन्होंने कही थी। द नेक्स्ट बना जाते हैं, बाद में हमको इसमें अपडेशन देखने को मिलता है। स्वतंत्र भारत में इसका विकास कैसे क्या हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। 1952 में हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया, 1953 में राष्ट्रीय विकास योजना के लिए हमने कार्यक्रम चलाया। दोनों हो जाने वाले हैं फेल, यानी उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सके या वे सफलताएं प्राप्त नहीं कर सके जिन उद्देश्यों से हमने उनको चलाया था। इसके अध्ययन के लिए, इसकी जांच के लिए तथा इस प्रकार के प्रोग्राम सफल हो सके उसके लिए कमेटी बनती है। ठीक, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए भी प्लस राष्ट्रीय विकास जो आपको बताया योजना, उसके लिए भी एक कमेटी बनती है 1957 में। उस कमेटी का नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पर ये कमेटी करके कहलाती है। जनवरी में यह कमेटी बनती है, कब? जनवरी 1957 में। जबकि नवंबर हम देखेंगे 1957 में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देती है, जिसमें उन्होंने इस बात को फोकस किया कि ये प्रोग्राम्स आपके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाए गए पर सफल नहीं हुए। रीजन क्या है? वहां स्वशासन नहीं है। स्वशासन कैसे आ सकता है? बोले पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से। यही वजह है कि उसके पश्चात में इस पर फोकस हम होने वाले हैं। इन्होंने बताया, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कि भारत में पंचायती राज जो व्यवस्था है वो हजारों सालों से रही है, आगे भी होनी चाहिए, स्वतंत्र भारत में भी होनी चाहिए। इतनी सारी जो बातें मैंने समर्थन में आपसे कही, वो सारी बातें उन्होंने उनके सामने रखी। फाइनली तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी सहमत होते हैं इन बातों से, और भारत में सबसे पहली शुरुआत होती है, या स्वतंत्र भारत में सबसे पहली शुरुआत होती है 1959 में। इस समय तक नेहरू जी के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आ चुका था, बता चुका हूं। पहले क्या कह रहे थे, कुछ भी नया उसमें नहीं है। बाद में क्या कहते हैं, अगर भारत को अमीर होना तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों को संपन्न अमीर बनाना पड़ेगा। यही वजह 1959 में राजस्थान के नागौर में उन्होंने खुद पंचायत का उद्घाटन किया। समझिए 2 पॉइंट। कब किया? 2 अक्टूबर को किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी सबसे बड़े समर्थक थे पंचायतों के तत्कालीन दौर में। गांधी जी की डेट 2 अक्टूबर को किया। कहां पर किया? तो राजस्थान के एक खास प्लेस में किया, तो राजस्थान के नागौर में। नागौर में भी एक खास प्लेस था, उसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा। उसका नाम था बगदरा या बगदरी, आप कह लेना चाहें। यह उस प्लेस का नाम था जहां पर पहली स्वतंत्र भारत की पहली पंचायती राज संस्था स्थापित हुई। किसकी रिकमेंडेशंस पर? तो बलवंत राय मेहता। लेकिन बलवंत राय मेहता जी ने अनेक रिकमेंडेशंस दी थी। उनमें से जो सबसे फेमस रिकमेंडेशन कहलाती है वो ये कहलाती है कि उन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, अर्थात जिला स्तर पर सबसे टॉप, दूसरा गांव के स्तर पर, और तीसरा बोले इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यानी ब्लॉक लेवल पर, जनपद के स्तर पर। तो सबसे ऊपर
सबसे नीचे, दोनों के बीच में है ना मध्य स्तर पर, जैसे अपन जनपद पंचायत इत्यादि नामों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग नाम से हम जाते हैं, मध्य प्रदेश में उसको जनपद पंचायत कह देते हैं अपन। वैसे त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात उन्होंने यहाँ पर कही थी, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख लेंगे। यहाँ से चेंज आता है तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होगी? राजस्थान के नागौर से। इसके ठीक बाद में 2 साल के बाद में आंध्र प्रदेश में भी हमें यही देखने को मिलता है, लेकिन ये चंद राज्यों में हुआ। अगर पूरे भारत में आप चाहते हैं तो उसके लिए भारत की जो संसद है उसके माध्यम से अधिनियम पास किया जाना चाहिए, और उस अधिनियम में कहा जाए कि हाँ पूरे जितने भी राज्य हैं वो सभी बनाएं। तो उसके लिए प्रयास बहुत सारे किए गए, बहुत सारी कमेटी बनी। कुछ फेमस कमेटियों के नाम हमको ध्यान रखने चाहिए जो कि एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। तो सबसे पहला 1957 वाली बात जो आपसे कही, कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय, उन्होंने कितने स्तरीय वाली बात कही? तो ये ध्यान रखना, त्रिस्तरीय। 20 साल के बाद में यानी 1977 में जनता पार्टी की सरकार आएगी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होने वाले हैं, तब एक कमेटी बनाएंगे इन्हीं संस्थाओं के लिए। उसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम था? अशोक मेहता कमेटी। खास बात यह है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायतों की बात कही, जबकि अशोक मेहता समिति जी ने मात्र द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों की बात कही थी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। हालांकि तब भी कोई संवैधानिक ना ही सांविधिक दर्जा मिल पाएगा, बात आई गई हो जाएगी। इसके पश्चात में और भी कमेटियां बनती हैं। 1984 में हम देखेंगे तो एक थुंगनू कमेटी देखने को मिलती है। 1986 में जो कमेटी आती है, 1985, 1986, इन कमेटियों को ध्यान रखिएगा। 1985 में GV राव कमेटी आती है। ठीक, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस काफी खास थी और इसके बाद वाली की तो बहुत ही खास थी। खास बात है कि GV राव जी ने या राव सर ने पंचायती राज जो तत्कालीन थी, जो कि अलग अलग राज्यों ने स्थापित की थी, उनकी काफी आलोचना की और उन्हें जड़ विहीन घास तक कहा है। बहुत ही फेमस कथन कहलाता है। किसका है? राव सर का है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बार जाते हैं 1986 में LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी बनने वाली है। इस कमेटी के द्वारा एक बहुत ही फेमस रिकमेंडेशन दी गई थी। वैसे तो 3 रिकमेंडेशन बहुत ही फेमस थी, बट फिर भी उनमें से अपन देखें, वो रिकमेंडेशन थी कि साहब द्विस्तरीय त्रिस्तरीय छोड़िए, सीधी सी बात है कि आप इनको सांविधिक दर्जा दीजिए। कौन सा दर्जा? सांविधिक दर्जा दीजिए, अर्थात संसद से अधिनियम पास करवाइए। इस बात को उन्होंने कहा। संविधान में ऐड कर दीजिए, उसके लिए संविधान संशोधन होगा। सांविधिक दर्जा का मतलब यह है कि आप सबसे पहले संसद से पास करवाइए। अब चाहे बिल पास करें, चाहे संविधान संशोधन लाएं, इस बात को उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने न्याय पंचायतों वाली बात भी कही, अर्थात इनको न्यायिक शक्ति दी जानी चाहिए। हालांकि भारत के मैक्सिमम राज्यों में न्यायिक शक्ति इनको प्राप्त नहीं है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। बिहार उन राज्यों में से है जहां पर पंचायतों को रूट लेवल पर, निचले स्तर पर न्यायिक शक्ति प्रदान की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्यों किया ऐसा भाई? ऐसा इसलिए किया गया ताकि उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण लोगों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके। हालांकि सभी राज्यों में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा, उन्होंने कहा था कि वित्त अधिक दिया जाए इनको, पंचायती राज संस्थाओं को। तो ये रिकमेंडेशन थी और इनकी रिकमेंडेशंस पर ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास होने वाला है। इसकी भी बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। कैसे? राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हम देखते हैं 64वां संविधान संशोधन विधेयक आता है, फेल हो जाने वाला है। बाद में 73वां आएगा 1992 में और यह पास होगा। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पास होगा और फाइनली यह लागू होगा कब? 24 अप्रैल को 1993, यानी 92 के 1 साल बाद 93 में यह लागू होने वाला है। तो कुछ इन बातों को ध्यान रख लीजिएगा। इसमें भी त्रिस्तरीय वाली बात कही गई जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा कही गई थी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है अपने आप में। ये लागू हो गया और उसके पश्चात में भारत का सबसे पहला राज्य जिसने इसके लिए चुनाव कराए, उसका नाम था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो चुनाव कराए, कभी को आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश के द्वारा चुनाव कब कराए गए, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? राज्य निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी जी थे, उनका नाम ध्यान रखिएगा। NB लोहानी जी के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि पूरा नाम क्या था।
एन बी लोहानी जी का। एमपीपीएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमको देखने को मिल जाते हैं। एन बी लोहानी जी का दरअसल नंद वल्लभ, क्या नाम था, नंद वल्लभ करके नाम हमको देखने को उनका मिलता है। तो थोड़ी सा पॉइंट उसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसके तहत सबसे पहली बार भारत में चुनाव हुए, अर्थात कहा जाए संविधान लागू होने के बाद में भारत में पहली बार कहां बनी पंचायती राज संस्थाएं, तो राजस्थान के नागौर में। लेकिन इस संविधान संशोधन के पश्चात में सबसे पहले चुनाव कहां हुआ, तो दैट वाज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कब से लागू, तो डेट याद रखना पड़ेगा, 30 मई 1994, 30 मई 1994। इस डेट को मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार चुनाव हुए थे। इस बात को थोड़ी सा अपन एक रिमार्क पर ले लेंगे या ध्यान रख लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 73वां जो संविधान संशोधन है पूरे देश में लागू इस डेट को हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव उस इस डेट को जो आपको बताया। इसी के साथ में 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकायों के लिए हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। वह लागू कब होता है, तो वह लागू होता है 1 जून 1993 को। इसके पश्चात में 97वां संविधान संशोधन आएगा, ठीक, वह लागू होगा, वह होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। यह भी चर्चा में है, थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन, इसको भाग 9 में आपने जगह दी है। 74वां के लिए 9 अंडर सेक्शन ए भाग में जगह दी है संविधान में, जबकि इसके लिए 9 अंडर सेक्शन बी में आपने इसको जगह दी हुई है। सभी अनुच्छेद जो है जो 243 से ही स्टार्ट होते हैं। 243 ए से ओ यानी 15 अनुच्छेद बिगिनिंग के क्या है, पंचायती राज से हैं। ओ के बाद में क्या आने वाला है, अगले 15-16 अनुच्छेद किस पर होने वाले हैं, नगरीय निकायों पर। और उसके भी बाद में अगले अनुच्छेद कुछ जो होने वाले हैं वो किस पर होने वाले हैं, 9B पर यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर होंगे। अभी हम पंचायतों पर ही बात कर रहे हैं, बाकी दोनों सेक्शन पर बात हम फिलहाल में नहीं कर रहे हैं। तो इसके तहत एक इसको संवैधानिक दर्जा या सांवैधिक दर्जा आप कह सकते हैं कि मिल गया। पहले संसद ने पास किया, संविधान संशोधन के रूप में पास हुआ, संविधान में ऐड भी किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हो गया। अब कंपलसरी होगा कि सभी राज्य अपने अपने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण करेंगे, उनका चुनाव इत्यादि वगैरह करवाएंगे। इसके लिए बॉडीज वगैरह क्लियर की गई, संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, अनुच्छेदों को जोड़ा गया, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ से अब चुनाव होने की शुरुआत होगी। सबसे पहला पॉइंट इस बात को समझ लें कि भारत में हजारों वर्षों से यह व्यवस्था रही है। चोल काल का मैंने आपको उदाहरण दिया, परांतक वाली बात कही मैंने आपसे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी को पूछ दिया जाता है कि भारत में पंचायती राज या जो स्थानीय स्वशासनिक संस्थाएं हैं किसके मॉडल पर आधारित हैं, किसके मॉडल पर आधारित है, मान लीजिए आपसे वाली बात पूछ ली जाती है, तो इस बात को समझिएगा कि उसका उत्तर भारत नहीं होगा साहब, ठीक। वह क्या है, यूनान, दैट इज एथेंस। एथेंस के मॉडल पर आधारित है, इस बात को समझिएगा। भारत के मॉडल पर क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में ये जो इलेक्शन हो रहे थे चोल वोल काल इत्यादि वगैरह में, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। एथेंस का मॉडल क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन का मॉडल था। भारत में आज भी जो मॉडल है वह कौन सा है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन का मॉडल है। यही वजह है कि कहा जाता है कि भारत में ये जो व्यवस्थाएं हैं वह किसके मॉडल पर हैं, प्राचीन एथेंस के मॉडल पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति पर आधारित। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से स्थापना हो गई। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो 4 संकल्पनाओं पर आधारित है। कौन कौन से, राजनीति में जनता की प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, दूसरा कहलाता है आर्थिक संसाधनों को जुटाना, उसमें भागीदारी, तीसरा लोकतंत्र बुनियादी संरचनाओं का समावेश, चौथा कहलाता है राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना। थोड़े से पॉइंट है, जनरली पढ़ लीजिएगा, एम लक्ष्मीकांत में भी देखेंगे मिल जाएगा, और भी कोई स्टैंडर्ड की बुक्स में देखेंगे मिल जाएगा, हमारे नोट्स में तो दिया ही है, तो कोई बात ही नहीं है साहब। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, द नेक्स्ट वन आ जाएंगे। तो भारत में इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात हमारे लिए होती है, ये जो अनुच्छेद हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा साहब, कौन कौन से अनुच्छेद हैं और कौन कौन से खास पॉइंट हैं। कई प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कथनों पर आया क्वेश्चन, इनको थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। अल्तेकर जी का कथन क्या है, अम्बेडकर जी का कथन क्या है, चार्ल्स मेटकाफ का क्या कथन बताया कि छोटे छोटे गणतंत्रों की संख्या दी साहब, अम्बेडकर जी ने क्या कहा, बोले विध्वंस का कारक कहा था, विरोधी थे वो तो साहब। इन बातों को थोड़ी सा समझिएगा। नेहरू जी का कथन आपसे कहा गया, भारत संपन्न होगा तभी जब गांव संपन्न होने वाली बात, इनको ध्यान रखना। डॉकविल का कथन ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पूछ देता है घुमा फिरा के, कहेंगे कि किसने कहा जड़ विहीन घास, थोड़ी सा प्रिपेयर रहेगा, तैयार रहेगा, तो इन पर भी क्वेश्चन आने लगे। पहले बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे, कहाँ पर दिया भाग कौन से नंबर का है, कौन सा अनुच्छेद है, इतना था। अब थोड़ी सा सिनेरियो
बदल गया है। तो सबसे पहले अपन इसके पूरे अनुच्छेद देख लेते हैं। 15 के 15 अनुच्छेद अपन को वहां पर दिए गए हैं। खास खास अनुच्छेद ध्यान रखना, यदि पूरे याद रख लो तो अच्छी बात है। 243 तो ऑलरेडी दिया हुआ था संविधान में ही, 243 नंबर का यहाँ पंचायतों के बारे में है। तो यहाँ पर दी जाती सबसे शुरुआत में कभी परिभाषा, तो 243 में, जबकि 243 अंडर सेक्शन ए बी सी डी ई एफ इस तरह से करके अपन देखेंगे। तो मोटे मोटे बात ध्यान रखना। ए में दिया है ग्राम सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर। ग्राम सभा एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, खासकर शेड्यूल्ड एरिया में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी है। खासकर यदि हम देखें ग्राम सभा के संदर्भ में कि लघु खनिज के मामले में खास उसको शक्तियां दी हैं। 1996 का पेशा अधिनियम कहलाता है, पंचायती राज एक्सटेंशन जो आपका एक्ट है इन शेड्यूल्ड एरिया, वो अधिनियम के तहत भी ग्राम सभा को पावर दी गई है। तीसरा कहलाता है 2006 का मूल वनवासी अधिनियम, लंबा नाम है शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके तहत भी मैक्सिमम जो राइट्स दिए वो किसको दिए हैं, ग्राम सभा को। इन बातों को ध्यान रखना। अर्थात शेड्यूल्ड एरियाज में लघु खनिजों का खनन करवाना है तो उसके लिए किससे अनुमति लेना, लाइसेंस लेना जरूरी है, दैट इज ग्राम सभा से। वो मना कर दे तो नहीं। लघु खनिज में क्या आता है, आईएएस जैसे एग्जाम में पूछे जाता है लघु खनिज क्या होता है, खनिज तो मालूम है, लघु खनिज क्या होता है। लघु खनिज में ध्यान रखिएगा, रेत आती है अर्थात जिसको आप बालू भी बोलते हैं, ठीक, पत्थर का खनन हो, मिट्टी हो, मुरुम हो, ये इसके अंतर्गत आती है। ईंट हो गई, ईंट का बनाया जाना, वह लघु खनिज के तहत आती। प्लस कुछ राज्यों में कुछ जगह पर हम देखते हैं क्वार्ट्जाइट, उसके खनन को भी लघु खनिज के रूप में शामिल किया है। इसका लाइसेंस पट्टा संबंधी प्रावधान कौन दे सकता है ये, और कौन रोक सकता है, तो ग्राम सभा ही रोक लेती है, मना कर देगी साहब, उसकी अनुमति अनिवार्य होती है। कहाँ दी है ग्राम सभा, 243 अंडर सेक्शन ए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ग्राम सभा, आईएएस जैसे एग्जाम में हर बार आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, थोड़ी सा प्रिपेयर रहिएगा। द नेक्स्ट माना जाते हैं 243 अंडर सेक्शन बी, बी फॉर होता बी आर अम्बेडकर, संविधान दिया है वहां पर। 243 अंडर सेक्शन सी के बाद बात कर ले हम, तो सी में संरचना दी हुई है कि कैसी क्या संरचना होगी, इसको थोड़ी सा बेयर एक्ट में से देख लीजिएगा इसके अनुच्छेदों को, और मैं बता देता हूं आपको उसके बारे में। संरचना का मतलब ही यह है कि साहब जी त्रिस्तरीय संरचना होगी, जिला गांव दोनों के बीच में मध्य, तो त्रिस्तरीय संरचना की बात की। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहां पर मध्यवर्ती यानी बीच वाली जो संस्था पंचायती राज वह नहीं होगी। यह वाली बात भी आपको 243 अंडर सेक्शन सी में दी गई है साहब, बी में दी गई, सॉरी, जहां संविधान दिया ना वहां पर दी गई है। द नेक्स्ट माना जाते हैं पंचायतों की संरचना के बारे में बात करें। राज्य सूची का विषय है पंचायतें, अर्थात कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल ही इसके लिए प्रावधान करेंगे, वो जैसा चाहे वैसा प्रावधान कर सकते हैं। तो ये आपको दिया है। कैसे चुने जाएंगे, इलेक्शन कैसे होंगे, तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यही वजह मैंने क्या कहा, किसके मॉडल पर आधारित है, तो एथेंस वाली बात, इनको ध्यान रखिएगा। 243 अंडर सेक्शन डी, डी यानी कि चौथे नंबर पे आता है लेटर, ए बी सी डी, 4 ही लेटर नंबर पर लेटर आता है, 4 अक्षरों का ही होता है आरक्षण। तो पंचायतों में आरक्षण वाला जो प्रावधान दिया वो कहाँ दिया है, चौथे पर ही दिया। तो आरक्षण में कितने शब्द हैं, लेटर हैं, 4 लेटर हैं, कहाँ दिया, चौथे नंबर पे, 243 अंडर सेक्शन डी। यही बात नगरीय निकाय में मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि कहाँ दिया है आरक्षण, तो नगरीय निकाय 16 से चालू है, 243 अंडर सेक्शन 16 से चालू है। 16 को इंग्लिश के अल्फाबेट में क्या बोलोगे, ठीक है, 15 नंबर पे आता है, ओ आता है, तो पी से स्टार्ट आप करोगे, तो सीधी बात है कि 4 लेटर हैं, तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। तो नगरीय निकायों को आरक्षण कहाँ दिया होगा, 20 में दिया होगा। 20 को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, टी फॉर 20। 243 अंडर सेक्शन टी में क्या दिया होगा, नगरीय निकायों का आरक्षण। पंचायतों को कहाँ दिया है, डी में। थोड़ी सा फास्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा बने, थोड़ी सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, आपका आरक्षण आने वाला है। 5 साल का होता है कार्यकाल, मिनिमम एज होती है 21 ईयर। तो 243 अंडर सेक्शन ई यानी कि 5 में क्या दिया गया होगा, कार्यकाल करके दिया गया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष का होगा कार्यकाल, 5 वर्ष का। इसमें कभी को पूछ दिया जाता है कि पंचायतों का कार्यकाल कब से शुरू होता है, जब चुनाव आचार संहिता जारी होती तब से, इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग हुई हो तब से, जब पहला अधिवेशन हुआ हो तब से, या राज्यपाल द्वारा घोषित की गई डेट तब से। तो ये टफ हो जाता है अपने आप में।
तो ध्यान रखिएगा कि पंचायतों के निर्वाचन के पश्चात में जब भी पहला अधिवेशन होता है वहां से 5 ईयर्स काउंट किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, पांचवें के बाद में आ जाते हैं छठवें पर। आरक्षण में ध्यान देने वाली बात यह है, जो कि 243D में दिया है, महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई थी, बाद में इसको बढ़ा करके 50% कर दिया गया है। महिलाओं के बारे में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान यदि आप देखें 243 अंडर सेक्शन डी के भी सब सेक्शन 2, 3 में देखने को मिलते हैं। उनमें से भी स्पेसिफिक अगर कहा जाए कि 2 में या ज्यादा 3 में, तो 3 में, यानी इसको कहेंगे 243 अंडर सेक्शन डी, अंडर सेक्शन सी में महिलाओं के आरक्षण संबंधी बात कही गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, वहां पर दोनों ही महिलाओं की बात कही गई, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की हो और चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी की हो। इस बात को समझिएगा। इवन यहां तक प्रावधान किए गए हैं, आप डेयर एक्ट में पढ़ेंगे कि जो ग्राम पंचायतें होंगी, जिला पंचायतें होंगी, उनके जो अध्यक्ष होंगे, उनके अध्यक्षों का भी जब निर्वाचन होगा तो 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इस बात के प्रावधान वहां पर दिए गए। तो ये थोड़ी सा एक इंपॉर्टेंट बिंदु अपने आप में बना देता है, कैसा क्या प्रावधान है। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसने 50% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को। तो इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रख लीजिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। पंचायतों की अवधि 5वें नंबर पर देख लिया। 6वें नंबर पर आने वाला है कि इससे संबंधित योग्यताएं और निर्योग्यताएं। 6 यानी कि एफ और फेल, तो निर्योग्यता यानी कि फेल हो गए, तो पास हो गए साहब जी। तो इस नंबर पे आपको क्या दिया गया होगा, ये यहाँ पर आपको और भी कुछ बातें दी गई हैं साहब। यदि हम देखें कि पंचायतों में जो पंच होंगे वो अधिकतम कितने होंगे और मिनिमम कितने होंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं जबकि मिनिमम 10 हो सकते हैं। ठीक, तो न्यूनतम 10 है, मैक्सिमम कितना है 20। थोड़ी सा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, फास्ट बता रहा हूँ, एडजस्ट कर लीजिएगा। बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं इन पर, और एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए दोस्ती से भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। द नेक्स्ट वन आ जाएंगे। तो अवधि वाली बात हो गई आपसे, शक्तियों वाली बात पर आ जाते हैं हम। तो 243 जी पर आ जाइए, सॉरी जी पर आ जाते हैं। 243 जी में आपको दिया है पंचायतों की शक्ति तथा उनके अधिकार के बारे में दिया गया है कि पंचायतों के पास में कौन कौन सी शक्तियां होने वाली हैं। तो समझने वाली बात है कि पंचायतों को 29 विषय सौंपे गए हैं, 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इन विषयों पर वह नियम कानून इत्यादि वगैरह बना सकती हैं और इनके तहत ही उन्हें शक्ति प्राप्त है। तो कभी को क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 29 सब्जेक्ट और कहाँ दिए हैं, तो कहाँ दिए हैं 243 अंडर सेक्शन जी। जी आता है 7 नंबर पे। 7 का मतलब ही होता है 7 पावरफुल, शक्ति होता है। तो 7वें नंबर पर उसकी शक्ति वगैरह दी है। 29 विषय आपको वहां पर दिए गए हैं। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना, अपन को काम आ जाएगा। एक बार पूरा रिकॉल कर लो। 243 परिभाषा, 243A ग्राम सभा करके दिया, 243B बी फॉर बी आर अम्बेडकर संविधान दिया, 243C सी फॉर संरचना दिया होगा, डी यानी 4 लेटर का क्या होता है आरक्षण दिया होगा, 5वें नंबर पर 5 साल का कार्यकाल दिया होगा, 6वें नंबर पर क्या दिया गया होगा आपको साहब वहां पर, तो 6वें नंबर पर उसके पूरे एक स्वरूप के बारे में दिया गया है, 7वें नंबर पे पावर के बारे में दिया है। ऐसे करके आप मोटे मोटे शब्द ध्यान रखना, आपको बन जाएगा। इसमें कई बार आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। एच पर आ जाते हैं। एच यानी होता है साहब की कर लगाना। 8 प्रकार के कर होते, तो 8 प्रकार के कर लगाने वाली बात। 9वें नंबर पर यानी कि 9वें पर आता है इंग्लिश का लेटर क्या, आई। आई फॉर होता है इनकम। यहां पर दिया है आपको राज्य वित्त आयोग के बारे में। समझिएगा, पंचायतों के जो इलेक्शन होंगे वह कराएगा राज्य का निर्वाचन आयोग, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। इसी तरह से उनको वित्त प्रदान करने के लिए राज्य का वित्त आयोग अलग बनता है, वह भी राज्यपाल महोदय गठित करते हैं। तो उस बारे में प्रावधान कहाँ दिए हैं 243 अंडर सेक्शन आई में दिए। आई फॉर इनकम, इनकम कहाँ से होगी, वित्त से होगी, यहाँ दिए। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या भारत का जो वित्त आयोग होता है, जो कि आर्टिकल 280 में दिया हुआ है, क्या वह भी पंचायतों को वित्त प्रदान करने संबंधी कोई प्रावधान या रिकमेंडेशन देता है? तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यह आएगा कि नहीं, नहीं देता है। इस बात को समझ लीजिए कि आर्टिकल 243 280 280 जहां पर भारत का केंद्रीय वित्त आयोग दिया है, उसके भी अंडर सेक्शन 3 के भी कुछ उप सेक्शन में इस बात को कहा गया है कि वह पंचायतों को वित्त प्रदान करने संबंधी रिकमेंडेशंस देगा। इसका मतलब है कि केंद्रीय वित्त आयोग प्लस राज्य का वित्त आयोग, दोनों ही वित्त आयोग इस बारे में रिकमेंडेशन देते हैं कि पंचायतों को इत्यादि को
कितना क्या वित्त प्रदान किया जाए, यानी दोनों ही उसमें इंक्लूड है। आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, आई के बाद में आ जाते हैं अपन जे। जे फॉर होती है जांच, तो 243 अंडर सेक्शन जे, जे पर आपको जांच यानी लेखा परीक्षा दिया होगा। उसके पश्चात में हम देख लेते हैं 243 अंडर सेक्शन के में दिया है इलेक्शन। के का मतलब ही हो जाने वाला है कि 11, तो 1 और 1 11, तो 13 और मेरा इलेक्शन वाली बात, तो इलेक्शन निर्वाचन, बोले एक बंदा ये खड़ा है, एक बंदा ये खड़ा है इलेक्शन में, तो 1 और 1 11 होता है 11वें नंबर पर, यानी कि के नंबर पर क्या दिया होगा आपको, इलेक्शन। ऐसे ध्यान रखना। इस पर जो क्वेश्चन आता है उस बात को समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए मतदान होना है आज, और मतदान के ठीक पहले प्रत्याशी का निधन हो जाता है, तो क्या सिचुएशन होगी? क्या मतदान कैंसिल हो जाएगा, क्या मतदान जारी रहेगा, या जारी भी रख सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर नई अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, क्या होगा? तो इसमें ध्यान रखिए 2 विधियां होती हैं। यदि केवल 2 ही कैंडिडेट वहां पर इलेक्शन में खड़े हैं और एक का निधन हो जाता है, तो वहां पर मतदान कैंसिल किया जाता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि उस व्यक्ति के निधन के पश्चात में भी 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट अभी भी जीवित हैं, तो मतदान कैंसिल नहीं किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हैं जो कि हम पढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं, तो निर्वाचन 243 के में दिया है, कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल महोदय नियुक्त करेंगे। किसे? राज्य निर्वाचन आयोग को, जो कि निर्वाचन करवाएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में ध्यान रखना कि केंद्रीय संसद के यानी सांसदों के प्लस राज्य विधानसभाओं यानी विधायकों के इलेक्शन वो करवाते हैं, जबकि नगरीय निकायों के प्लस नगर पालिकाओं के राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। पूछेगा किस आर्टिकल में दिया है पंचायतों के संदर्भ में, तो बन जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। उसके पश्चात में आपको दिया हुआ है एल 243 एल, यूटी क्षेत्रों में लागू नहीं होना। यही है वह चीज जिसके लिए पेसा एक्ट अपन लेकर आने वाले, अब यहाँ से चालू होगी। एल एम एन यहाँ से वही चीज दी है। PESA पेसा, पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, 1996 का अधिनियम है, पढ़ लेना थोड़ी सा। तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, बल्कि क्या लागू होगा वहां पर? पेसा एक्ट लागू होगा। क्या नहीं लागू होगा? 73वां संविधान संशोधन। क्या लागू होगा? पेसा एक्ट 1996 के लागू होगा। भारत में कितने राज्य हैं? 10 राज्य, उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन कितने राज्यों में लागू नहीं है? कौन कौन से राज्यों में लागू नहीं है? तो ध्यान रखना, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, 3 राज्यों में यह लागू नहीं है। वहां पर प्रशासन जो किया जाता है, वहां पर ये जो चीजें देखी जाती हैं वो पेसा एक्ट के तहत ही देखी जाती हैं। वहां के लोकल जो स्ट्रक्चर है, वहां की जो संस्कृति है, उसके हिसाब से चलता है। इसको थोड़ी सा पढ़ लीजिए, ज्यादा इस पर बात नहीं करते, लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, तो 243 एल एम यही पेसा एक्ट से संबंधित होने वाले हैं। एन में दिया है कि पहले से जो नियम बने उनका जारी है। इसका मतलब ये है कि पंचायती राज भारत में, पूरे भारत में जरूर आए 73वें संविधान से 1992 के पहले, लेकिन उसके पहले भी तो पंचायतें बन चुकी थी आजादी के बाद में। कई नियम पहले से थे, मध्य प्रदेश में थी, तो जिनके जो नियम पहले से बने उनके मैक्सिमम नियम लागू रहेंगे। हाँ, बाकी प्रावधान आप इसके अकॉर्डिंग अमेंड कर लीजिएगा अपने अपने राज्यों में, ये वाली बात कही है, नॉट सो मोर इम्पोर्टेंट। 243 अंडर सेक्शन ओ, न्यायालय इनके मामले में, निर्वाचन इत्यादि संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को समझिए। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, वो है इनके परिसीमन से संबंधित। वह ये है कि यदि किसी भी ग्राम पंचायत का क्षेत्र परिवर्तित किया जाता है, कि मान लीजिए कि पहले ऐसा क्षेत्र और उसको अपन ने छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया इत्यादि, परिवर्तित किया जाता है, कौन करेगा? राज्य परिसीमन आयोग करेगा। यदि उसने परिवर्तित किया है तो इस बात को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात ना तो राज्य के हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में ही चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साहब। ठीक, तो ये कुछ खास ऐसे प्रावधान थे जो कि अपन ने देखे पंचायतों से संबंधित। मैक्सिमम चीजों को अपन ने ध्यान रख ही लिया, पढ़ लिया है। सारी बातों को एक जगह आप कंक्लूड करके देख सकते हैं। समस्त जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको मैंने बताए हैं। तो कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से पढ़ने का प्रयास करिए, इसको समझिए, और इसके बाद में आप कोई सी भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आप पेपर निश्चित रूप से बना लेंगे। पंचायती राज का मतलब है कि रूट लेवल पर लोगों को प्रशासकीय शक्तियां प्रदान करना, ताकि वो अपना शासन खुद ही कर सके। वही एक बेस्ट गवर्नेंस कहलाता है। उसके लिए ही सत्ता के विकेंद्रीकरण के मॉडल के तहत स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं लाई हैं,
भारत गांवों का देश है, भारत गांव में बसता है। उनको खुद को ही प्रशासन दिया किस माध्यम से? पंचायती राज। वो भी कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। उससे संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो आपके सामने रखने का प्रयास किए। यदि इससे संबंधित कोई आपको डाउट हो, कोई प्रश्न हो, उनको आप उठाकर पूछ लीजिएगा, उसको बताने का अगले वीडियो में प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू। जय हिंद।